Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we have studied about the definition of chemistry. Today, we are going to discuss about the atom. What is atom? The smallest particle of an element which may or may not free exist. एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो कि अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और कर भी नहीं सकता। ठीक है, ये एटम का डेफिनेशन है। एलिमेंट क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं दोबारा बता देता हूँ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट फ्री एग्जिस्ट। एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो कि फ्री एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर प्री एग्जिस्ट कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो फिर वो एटम के लिए जो है ना फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना लाजमी होगा। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ एटम। आसान डेफिनेशन को अगर हम देख लें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अगर वो प्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो फिर एटम को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, कंबाइन करने के लिए, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट वो क्यों करेगा, मैंने आपको बता दिया कि वो जब वो फ्री एग्जिस्ट करता है, नहीं कर सकता, तो फिर दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? द साइज ऑफ एटम एक्सप्रेस इन रेडियाई विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटम के साइज़ को जो है ना हम मैयर करते हैं एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, तो इसका साइज़ जो है ना न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर लास्ट वैलेंस शेल तक, ये हमारे पास साइज़ ऑफ द एटम है, और इसको हम मैयर करते हैं एटॉमिक रेडियस को। इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम का रेडियस है ये। अब एग्जांपल है एटम के, हाइड्रोजन भी एक एटम है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, एटम के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मास ऑफ एटम कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एटम का जो मास है वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। दिस इज़ द मास ऑफ द एटम। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ एटम के पार्ट्स, एटम के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ एटम। ठीक है, एटम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। The first one is called nucleus and the second one is called orbit or shell. एटम में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा ऑर्बिट, जो कि उसको हम शेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंट्रल पार्ट को, दरमियानी पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अच्छा, एटम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्टिकल। एटम जो है ना 3 पार्टिकल से बना होता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास जो है ना कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक एटम बनाता है। ठीक है, तो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल विच कंपोज द एटम। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटॉन एटम के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम।
तो प्रोटॉन हमारे पास सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम में मौजूद है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन भी हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन भी शामिल होते हैं और न्यूट्रॉन भी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस के। द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, तकरीबन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस का शेप है कि ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल पार्ट है ये दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको शेल नज़र आ रहे हैं इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑर्बिट के। ऑर्बिट क्या होता है? द आउटसाइड पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड ऑर्बिट। एटम का जो आउटसाइड पार्ट होता है, ये तो सेंट्रल पार्ट था, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका जो आउटसाइड पार्ट है, ये जो आपको शेल नज़र आ रहा है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिट है। ठीक है, इसको ये सेकंड पार्ट ऑफ द एटम है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, सच पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, सच पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है शेल, इसको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है एटम के बारे में। वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, so they cancel the effect of each other, that's why atom is electrically neutral। किसी भी एटम में हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, दैट्स वाई एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर उसमें जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, दैट्स वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम इस एग्जांपल को देख लें सोडियम के स्ट्रक्चर को, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन मौजूद है और 12 न्यूट्रॉन मौजूद है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस में शेल्स में रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं या शेल कहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। मैंने आपको बता दिया कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, दैट्स वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम यहाँ देख ले तो 11 प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियस के सोडियम के न्यूक्लियस में, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को देख ले वो भी 11 है। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 है, और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास 11 प्रोटॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 11 प्रोटॉन हो गए
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 माइनस 11 से क्या आता है, 0 आता है। एज ए रिजल्ट इस एटम के ऊपर हमारे पास जो है ना चार्ज 0 होता है, और किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज 0 होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैंने न्यूट्रल की रीज़न आपको बता दिया कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। दैट्स वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये अब हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल ये कब नहीं होगा, ये तब न्यूट्रल नहीं होगा जब ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या गेन करे, तो एज ए रिजल्ट इसके ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फिर इसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी ये फिर जो है ना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर एक अपेरेंट चार्ज आता है, और इस अपेरेंट चार्ज या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसलिए फिर इसको हम न्यूट्रल नहीं कहते। और जब भी किसी भी एटम के ऊपर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ये था आज का लेक्चर एटम के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।